शो में लंदन में अहम बैठक, क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने को है? तोशा खाना की इंक्वायरी, इमरान खान का एक और स्कैंडल सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आप जान सकेंगे कि तोशा खाना के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किस तरह जाली या नकली तहफ़ जमा कराए और तोशा खाना के अंदर असली तहफ़ रख लिए, और तोशा खाना में जो जमा कराए गए वो नकली तहफ़ थे, और इससे कौमी ख़जाने को कितना नुकसान हुआ। नैब इंक्वायरी में क्या पेशरफ्त है, साथ साथ ये बताएंगे कि लंदन में आखिरकार क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, बड़ी बैठक क्या है, अहम मुशावरत क्या हो रही है, और इमरान खान साहब की सियासत अब किस मोड़ पर खड़ी है। साथ साथ क्या कोई बैरूनी एजेंडा है जो इमरान खान साहब जिस तरफ चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क के खिलाफ या मुल्क में इंतशार फैलाने की बातें कर रहे हैं। लंदन में क्या हो रहा है पहले आपको बताते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम, उनका एक जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करी वो क्या थी, जरा सुनो। बस अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला मामलात को बेहतर ही बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। मुल्क मुश्किल में है, नहीं वो तो शुरू से ही हम तो इस बात के बड़े सख्त हामी हैं कि जत्थों की बातें नहीं मानते। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब सवाल यही है कि आखिरकार नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो मुशावरत कर रहे हैं उसका हतमी नतीजा कब तक आता है, साथ साथ उसका पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर पड़ेगा। लॉन्ग मार्च का फिर से आगाज़ हो चुका है। बंदे शायद इस दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में इतने भी नहीं जो कि एक शादी या वलीमे में हो, लेकिन हमने देखा है कि वो फिर दोबारा उस मार्च का आगाज़ कर चुके हैं। इमरान खान साहब की सियासत रोज़ बरोज़ दम तोड़ती जा रही है, इस पर भी सवाल उठाएंगे। और साथ साथ इस तरह मैंने कहा कि नैब ने जो 1.5 घंटे जो बुला के जो तोशा खाना के पटिशनर हैं उनसे पूछा है जी, उनकी तफसीलात ली हैं, इंकशाफात जो उन्होंने किए थे, जो उनकी स्टोरी थी राणा अबरार साहब से, नैब ने उनसे मालूमात हासिल की हैं और ये केस आगे बढ़ रहा है। तो वो तफसीलात एक्सक्लूसिवली आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। जिस तरह मैंने कहा, ये भी पता चलेगा आपको कि किस तरह जाली तहफ़ जमा करा के तोशा खाना में पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आफ्टर दिस ब्रेक हम आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज ये जानते हैं कि लंदन के अंदर क्या मुशावरत चल रही है, आखिरकार क्या अहम फैसले हो रहे हैं इस बैठक में। साथ साथ ये भी कि अरशद शरीफ साहब की हलाकत के हवाले से कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, और अहम तरीन बात यह कि इमरान खान साहब जो कि फिर दोबारा एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, वो समझ रहे हैं खुद को कि बहुत अहमियत उनकी हो चुकी है, कोई स्टेक होल्डर हैं वो, क्या वाकई में इन अहम फैसलों में उनका दबाव या उनका प्रेशर कोई उसकी अहमियत है भी या नहीं है, या उनकी खुशफहमी है। जनाब मोहसिन बेग साहब, जनाब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। मोहसिन बेग साहब, ये बताएं, इमरान खान साहब समझ रहे हैं या उनकी पार्टी समझ रही है कि वो बहुत अहम स्टेक होल्डर हो गए हैं और शायद उनके प्रेशर से या उनकी वजह से कुछ फैसले रद्दोबदल हो जाएंगे या कुछ फ़र्क आ जाएगा उनके अंदर? इज ही दैट इम्पोर्टेंट अभी हालात में? देखिए, पीटीआई एक इसमें कोई शक नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वोटर सपोर्टर्स भी मौजूद हैं जी। लेकिन खान साहब ने जिस तरीके की रविश रखी और जिस किस्म की पॉलिटिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान के अंदर, ये एग्जाम्पल बड़ा ही अफसोसनाक भी है और गलत भी है। फ्यूचर में ये पॉलिटिक्स इस तरीके से, वो जमहूरी अंदाज को, जमहूरी तौर तरीक़ों को मानते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती और प्रेशर डाल के मैं शायद कोई डिसीजन करवा लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, बहुत से लोग, बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में हैं वो पावर में आई, पावर से उतर गई, उसके रीजंस क्या थे, किन्होंने उतारा, क्या हुआ, वो अलहदा है। लेकिन आप इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करते कि आप पूरे माशरे को हजियान की कैफियत में डाल दें और आप कहें कि जी नहीं, अभी मेरी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाएं और फौरी तौर पर मेरे मुतालबात माने जाएं, और जो रियासत के इदारे हैं आप उनके ऊपर इस तरीके से चढ़ाई शुरू कर दें कि उन बेचारों को अपनी सफाई देने के लिए आना पड़े। तो इस तरह होता नहीं है। आपको एक बार हुकूमत मिली, आप 4.25 साल सरकार बनाए रखी, आप ये नहीं बताते कि आपने 4.25 साल में किया क्या, जो वादे आपने किए, जो दावे किए, जिस बेस पे आपने लोगों से वोट लिया, झूठ बोलकर, लोगों को उम्मीद दिलाकर,
आपने कहा मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। आप इस सिस्टम को बदलने आए थे, आप सिस्टम का हिस्सा बने और फिर आपने वो काम किए जो इस सिस्टम ने पहले नहीं किए थे। और आपने जो जुल्म किया इस इकॉनमी के साथ, इन लोगों के साथ, इनकी उम्मीदें आपने तोड़ी और झूठ बोला और मुसलसल झूठ बोलते आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट थे, अब नहीं है, और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है। आप हर बार हर दफा गलत प्रोपेगेंडा करके झूठ बोलकर आप कुछ ज्यादा देर इसको चला नहीं सकेंगे। मतलब उनकी अहमियत अब मोहसिन बेग साहब खत्म, एक तरह से जो उनकी बातें बार बार यू टर्न्स और ये होते हैं, तो वो भी जो एक होता है ना कि आपकी बात की अहमियत और बात की जो तासीर होती है कम हो जाती है। ये लोग जो हैं, क्योंकि पहले कहा गया कि जब इमरान खान साहब खुद थे तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग का कहा जाता था, अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब है, ये तो कल मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था इतने लोग तो यहाँ किसी शादी वलीमे में हो जाते हैं, सिग्नल पे अगर खड़े हो जाएं तो अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो हो जाते हैं, इधर कराची में तारिक रोड चले जाएं तो इतना रश हो जाता है। इससे ज़्यादा लोग तो मैंने नहीं देखे, आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा लोग थे किसी शादी वलीमे से ज़्यादा या कम थे? देखिए जी, बेसिकली जब ये पावर से निकले हैं, हुकूमत से निकले हैं, इन्होंने एक गलत बयानिया बनाया जिसकी हकीकत आवाम के सामने आ गई। झूठ बोल के ये आवाम को, लोगों को, मासूम लोगों को वर्गला रहे थे। हालांकि इनको ये बताना चाहिए था, अगर ये पॉपुलर थे तो इन्होंने कुछ काम किए होते पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, तो लोग इनका साथ देते। झूठ या बयानिया जो है वो इतनी देर ही चलता है जितनी देर चल गया। अब आप देखिएगा हर आने वाला दिन जो इस पाकिस्तान में होगा वो ये इनके झूठ, इनका फ्रॉड, इनकी चोरियां, इनकी धोखाधड़ी लोगों के सामने आश्कार होगी और इनका अंजाम जो है वो दिन ब दिन आप लोग देखेंगे। और अभी तो देखिए एक गोली भी नहीं लगी, कहते 4 लगी हैं, और हर चीज़ को एक प्रोपेगेंडा। अगर आप समझते हैं कि पंजाब में सरकार आपकी है और आप कहते हैं जी मेरा वहाँ असर रसूख नहीं, तो भाई छोड़ दो, या परवेज़ इलाही को चेंज करो। तो मकसद ये हमेशा ब्लेम किया, 4.25 साल मजे लूटे, घर वालों ने करप्शन के अंबार लगा दिए, फरा गोगी पिंकी मिंकी सब मजे लूट के ले गए, और आप कहते हैं जी मेरे पास इख्तियार नहीं था। तो भाई अब फिर आपको हुकूमत क्यों नहीं अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, और पंजाब की हुकूमत आपके पास है और आप झूठ बोले जा रहे हैं और आप कहते हैं मैं बेख्तियार हूँ। तो भाई अगर आपको गवर्नेंस करना नहीं आती, आप इस मुल्क को चला नहीं सकते। ये 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें बहुत लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप जैसे लोगों को, झूठे लोगों को दे के पहले 4.25 साल ज़ाया किए, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, इसके बाद गुंजाइश नहीं है। और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये मेरा प्रोग्राम संभाल के रखिएगा, ये आने वाले दिनों में खान साहब इनविजिबल हो जाएंगे। ये जो शख्स बात करता है खुद उसकी नफी करता है। कल इसके बच्चे आए हैं एयरपोर्ट पे, इतना बड़े प्रोटोकॉल के साथ लोगों को कहता है प्रोटोकॉल ना लो, और खुद जहाज से हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता, अपनी दफा हर चीज माइनस कर देता है, और लोगों को कहता है जी वो नवाज शरीफ के बच्चे, फलां के बच्चे प्रोटोकॉल में। आपके बच्चे क्या हैं? वो देखिए कल कितनी गाड़ियां उनको प्रोटोकॉल में लेके, बम प्रूफ और जैमर्स लगी हुई गाड़ियां। के लिए वहां से बुलवाएंगे कमांडो स्पेशल गवर्नमेंट के। पूरी जिंदगी हमने सुना है कि वो जाती उम्र पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है पंजाब हुकूमत की और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है नेशनल टैक्स पेयर का पैसा। उधर खैर पख्तूनख्वा तो कोई एनजीओ तो है नहीं, वो भी हुकूमत के पैसों से ही चल रहा है, आवाम के पैसों से चल रही है। उधर की सिक्योरिटी इधर लगी हुई है जमान पार्क में जहाँ इमरान खान साहब मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं मोहसिन बेग साहब कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बहुत से लोग इंकशाफात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था सीनियर साफ़ी नज़ीर लगारी साहब को कुछ देर पहले, लुकमान साहब का भी सुन रहा था दसिया, ये कहते हैं जी कि कोई बैरूनी एजेंडा है इनके पीछे, इमरान खान साहब के पीछे कोई खास तौर पे जिस तरह से ये आते हैं और जिस तरह इन्होंने बातें कुछ की हैं कि मुल्क पे खुदा ना खास्ता एटम बम मार दो, यानी 22 करोड़ लोगों को जिंदा खुदा ना खास्ता जला दो अगर मेरी हुकूमत नहीं है, या टुकड़े कर दो मुल्क के, या इस तरह की बातें जो करते हैं, तो कहते हैं कोई बैरूनी एजेंडा है जिसके ऊपर ये जो है ना चल रहे हैं। ये आप करीब भी रहे हैं, इनके करीब से भी देखा है, आप हर तरह से आप देख चुके हैं, सियासत पे भी बड़ी गहरी नजर और ताल्लुकात रखते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए मैं तकरीबन 3 साल से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे जब पता चला कि एक प्रॉपरली बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये इस मुल्क को और ख़ासकर इसकी फ़ौज को और इसकी इकॉनमी को, ये 2 चीज़ों पे इनका काम था। ये न्यू कॉन का हिस्सा है। ये एक लॉबी ऐसी है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और पाकिस्तान की आर्मी, अगर आप इसकी मीशत दबा दें, जिसमें इमरान खान साहब 100% कामयाब हुए, और दूसरा एजेंडा ये था कि इस फ़ौज को किसी तरीके से
डिसमेंटल किया जाए, इसके अंदर जो है वो ऐसी डिवीज़न कायम कर दी जाए कि ये फ़ौज में जो यूनिटी है और जो इसके प्रोफेशनलिज्म है उसको डैमेज किया जाए, और उसमें खान साहब काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है। और मैं हैरान हूँ उन लोगों पे, हमारे पाकिस्तानियों पे, जो लोग इसका अभी तक असली चेहरा नहीं देख सके। आप देखिए, इसको हुकूमत मिली उससे पहले तो ये बड़ा सादक भी था और अमीन भी था। चलें, अगर कोई बंदा पैसे नहीं है तो लोगों से मांग तांग के खा लेता है और उनके खर्चे पे ज़िंदा रहता है। लेकिन जैसी हुकूमत मिली और आप देखिए तोशा खाना में क्या चोरियां की, फ्रॉड किया, असली घड़ियां, असली चीज़ें निकाल के रेप्लिका रख दिया गया और जो बेची हैं। और मैं कहता हूँ कितनी शर्म की बात है, आपको फा दे और आप दुकान दुकान फिर के उसकी कीमत लगवा के बेच दें। और ख़ासकर इनकी जो घर वाली है पिंकी पीरनी, वो ये चीज़ें सौदे कर रही थी और उसने जुल्फी बुखारी को भी कहा कि ये बेच के आओ। तो ऐसी चीज़ें जेब देती हैं। और ये बंदा जो है, इसका देखें ना, दौलत दे के या इक़्तिदार दे के बंदे की असलियत पता चल जाती है। तो इसकी असलियत ऐसी खुली है। आप तोशा खाना का केस देख लीजिए तो आपको शर्म आएगी कि यार ये इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इसको हमने अपना मुल्क दिया था, जो बंदा इतना घटिया और छोटा चोर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो मकसद ये है कि आपकी असलियत खुली है, उसके बावजूद अगर लोग इसके साथ जितने आप कह रहे हैं शादी में होते हैं उतने भी खड़े हैं, तो मेरे लिए हैरानगी की बात है। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, मैं 35-36 साल से सहाफत से मुंसलिक हूं। मैंने आज तक अपने लोगों को वोट देते हुए समझ नहीं पाया कि ये किस तरीके से वोट डाल देते हैं ऐसे लोगों को, और जिनकी हकीकत अब खुल के सामने आ गई है। देखिए, अगर वोट आपने अपने 15 साल के बच्चे और अपनी बीवी जो घरेलू वाइफ है उसके कहने पे डालना, तो फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा जज्बात को छोड़िए, लाइकिंग आप देखिए कि इस मुल्क के लिए जो जिस नैच पे ये बंदा इस मुल्क को लेके आ गया था, उस मुल्क के लिए तो बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट मोड है कि अगर आपने इस मुल्क को नहीं संभाला तो बिलीव कीजिए यहाँ पर हालात को एक बंदा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो समझ से काम ले, के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मोहसिन भाई साहब, आपने देखा अरशद शरीफ साहब के जो जिस तरह से उनकी हलाकत हुई और फिर जिस तरह उसके बाद मामला जिस तरह मोड़ लिया, करवट लिया तफ्तीश ने, जिस तरह मामला आगे बढ़ रहे हैं, पोस्टमार्टम की इमेजेस आई सामने, फिर कीनिया से कुछ खबरें आई, फिर मुतज़ाद इत्तलात यहाँ से कुछ कॉन्ट्रेक्टरी रिपोर्ट आई। इस पर भी इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से और उनकी जमात ने सियासत की, बिना किसी एविडेंस के इन्होंने नतीज तक पहुँच गए, ट्रेंड्स बना दिए, क्या क्या कर दिया। पहले तो ये बताएं कि ये जो सियासत हुई इस तरीन शहीद सहाफत पे, वो, और फिर दूसरी बात, अब जो सामने इंकशाफात आए हैं इस बुनियाद पे आपको क्या लगता है कौन था जिसने हलाक किया अरशद शरीफ को आपकी नज़र में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान कोई ऐसा मौका छोड़ता नहीं है जिसका ब्लेम ये हमारी जो रियासत के अदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उस पर ना लगाए। और क्योंकि बैकग्राउंड में वही एजेंडा है कि सारा ब्लेम उन पे डाल दो और लोगों को मुतनफ़र करो उनसे। अब क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हुआ केनिया के अंदर, और उन्होंने मेरे ख्याल में उनकी जो पुलिस है उसने इसको अंडर प्ले करने की कोशिश की, कुछ हक़ाइक़ को छुपाया। अब हमारे यहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही खौफनाक किस्म की निकली। मुझे भी परसों ही पता चला जब, तो हालांकि कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मैंने पढ़ी है, मेरे पास है। उसमें उन्होंने कोई तशद्दुद का जिक्र नहीं किया, कहीं ज़ख्म का निशान नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल हुआ तो उसमें वो सारी चीज़ें सामने आ गई। तो इसका मतलब है कि केनिया में जो लोगों ने अरशद का मर्डर किया है वो उसको हशप करके इसको स्टोरी को ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन देखें उसको थ्रेट जो आस्तीन का सांप होते हैं जिन्होंने उसको यूज़ किया। और मैं आपको बताऊं, ये जितने सहाफ़ी यहाँ से भागे हैं और जो अपने आप को टक्कर के लोग कह रहे थे, इसके पीछे इमरान खान का एक हैंडलर था जो इनको गाइड कर रहा था कि बस कुछ नहीं होगा और इनकलाब आ जाएगा और आप पड़ जाएं और इस्टेब्लिशमेंट को और रियासत के इदारों को डैमेज करें। हालांकि मैं उन सारे जर्नलिस्टों को जानता हूं जो आजकल इमरान के साथ हैं और उनको इस्तेमाल किया गया। देखिए, हमारे जर्नलिज्म में बहुत से लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपको काउंटर चेक करना होता है
कि अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मैं पहले बोलने से लिखने से उसको काउंटर चेक करूं। एग्जैक्टली। तो यहाँ सारे लोगों ने एक फसाद बर्पा कर दिया और वो बेचारा आई डोंट नो किस बेस पे उसको उसके साथ ये सलूक हुआ है, मेरी थोड़ा सा समझ से बाहर है अनटिल के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। एग्जैक्टली। मोहसिन साहब, ये लास्टली बताते जाएं कि क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिलेगी, क्या वो जो सऊदी अरब के दौरे को सबोताज कर सकेंगे, कामयाब होंगे इसमें, या नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, इवन इनको तसल्ली भी नहीं मिलेगी। अच्छा। और जो कि मुफ्त में मिल जाती है किसी को, इनका कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, जो दौरा इम्पोर्टेंट है उसमें अगर इनको मैसेज ऑलरेडी दे दिया गया और वो दौरा वही शख्स का है जिसकी घड़ी बेच के इन्होंने खाई, क्या शर्म की बात है। मकसद ये है कि ये जो प्रेशर इन्होंने डालना था इस अपॉइंटमेंट के होने से पहले, और जिस तरीके से ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, जिस तरीके से इनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, मुहिम चलाई गई और इनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई कि आप इलेक्शन की डेट लेके दें, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। ना इलेक्शन की डेट मिलेगी, ना इनका कोई मुतालबा माना जाएगा। ये बैठें, अपनी जो झूठ सच है रोज़ बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 माह बाद इलेक्शन होंगे, आप देख लीजिएगा इनका ग्राफ कहाँ होगा, इनके सारे झूठ इनके सामने आ चुके होंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये सिर्फ कन्फ्यूजन रहा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तक का, उसके बाद हालात आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और हालात भी नॉर्मल होंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू तबसरा आपने सुना, अंदर की खबरें क्या चल रही हैं, लंदन से क्या खबरें हैं, तवक्कात हम क्या कर सकते हैं, सियासी मैदान में क्या हो रहा है, ये सब हमने जाना है। तोशा खाना के हवाले से अभी मोहसिन बेग साहब ने जिक्र भी किया उस स्टोरी का, हम उस पर आएंगे डिटेल के अंदर कि किस तरह नकली तहाइफ रखे गए असलियों की बजाय जमा कराए गए तोशा खाना में। ये कितना बड़ा स्कैंडल है और इसके पीछे पस पर्दा हकाइक क्या। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। नाज़रीन, मैं समझता था कि शायद जो जब इतने इंकशाफात शुरू हुए थे, ये फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस होगा जो अभी भी मैं समझता हूँ है, जिसकी तय दर तय तहक़ीक़ात होंगी और पता चलेगा कि ये भी इंकशाफ है, ये भी इंकशाफ है। मैं समझता था कि जब 5 कैरेट गोल्ड की अंगूठी का तस्करा हुआ था, शायद उस वक्त पता चलेगा कि आगे किस तरह के मामलात थे, या फिर वो अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का लेन देन जो हुआ ब्रिटिश के 190 मिलियन पाउंड उसका तस्करा हुआ, वो खुलेगा मामला तो और सनसनीखेज़ इंकशाफात होंगे। इसी तरह मैं समझता था कि शायद जब इमरान खान साहब के जो डीलिंग्स थी बतौर वज़ीर आज़म, उस्मान बुज़दार साहब जो DPO और रेट उसके 1.5 से 2 करोड़ पे चलते थे, वो मामला जब खुलेगा, जब शायद कुछ सनसनी आगे मजीद पैदा होगी। वो तो चल ही रहा है सब, लेकिन तोशा खाना में तय दर तय नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई, हमने आपके सामने रखी थी, कासिम अब्बासी साहब की खबर थी। 2019 के बाद से जो दौरे हुए कुछ ममालिक के, उनका जिक्र या उनका गोशवारों में कहीं जिक्र मौजूद नहीं था कि वहाँ तहाइफ मिले भी या नहीं मिले, कुछ ज़ाहिर नहीं हुए। अब दूसरी इत्तला जो अब आई वो ये आई, ये खबर कि इमरान खान साहब ने नकली तहाइफ जमा कराए तोशा खाना में असली के बजाय। बाकायदा उनकी कॉपी बनवाई गई, कॉपी बनवा के तोशा खाना में जमा करवाए गए, और इस इंकशाफ को सुनने के बाद तो सर पकड़ने का भी दिल नहीं चाह रहा। यकीन नहीं आ रहा कि वज़ीर आज़म ऐसा कर सकता है कोई हमारा। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या बोले। मेरे साथ राना अबरार साहब प्रोग्राम में मौजूद है। राना अबरार साहब वो इस केस को जिसे कहा जाए रुए रवा है, इसके शुरू से लेके चले अभी तक फॉलो कर रहे हैं। राना अबरार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएं कि ये मामला के नकली तहाइफ जमा कराए गए, अता तार साहब ने कंफर्म भी किया, एक रिपोर्ट आई पहले, आपकी इस बारे में क्या नॉलेज है राना अबरार साहब? कि मैं आपको बताऊं सिफान साहब के इस मामले में मालूमात का एक ख़जाना है। मैं नकली ताइफ पर भी आता हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम में क्योंकि आपने काफ़ी बार मुझे बुलाया है, आप ज़्यादा एहतराम देते हैं, इसलिए मैं समझता हूं आपका हक़ ज़्यादा है कि एक और मैं इंकशाफ करना चाहता हूं जो दुनिया के सामने नहीं है। पिछले हफ्ते मुझे नायब वालों ने इन्वाइट किया था, DG नायब रावलपिंडी ने, तो वहाँ पर मेरी 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने मेरे साथ कंसल्टेशन की, काफ़ी चीज़ों पर मैंने ब्रीफ भी किया उनको। तो वहाँ पर एक और भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो 3 घड़ियां हैं महंगी, एक ग्रेफ की घड़ी है, डायमंड वॉच, और 2 रोलेक्स की घड़ियां हैं, ये जब 3 हफ्ते पहले नायब ने तोशा खाना से
रिकॉर्ड मांगा लेटर लेकर, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड भिजवाया, इन 3 घड़ियों के साथ उन्होंने एक अप्रेजमेंट की रिपोर्ट लफ की, अटैच की। अच्छा, वो अप्रेजमेंट की रिपोर्ट एक मैंने भी देखी, उसकी कॉपी नैब में वो मुझे दिखाई गई तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये इतना बड़ा जोक है कि एक वाइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है अप्रेजमेंट बाय FBI, नीचे लिखा हुआ है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ, आगे उसकी कीमत 8 करोड़ समथिंग रुपए लिखी हुई है। आप यकीन करेंगे कि नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, नीचे किसी अप्रेजर का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने डीजी साहब से कहा कि जनाब, मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि ये एक जाली अप्रेजमेंट है। ये सिर्फ इस वजह से खानापुरी की गई फाइल का पेट भरा गया है कि जब नैब ने रिकॉर्ड तलब किया तोशाखाना से, तो उन्होंने कहा कि हम पकड़े ना जाए कहीं, तो एक जाली अप्रेजमेंट उन्होंने वो फाइल में रख दी, फाइल का पेट भरा है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि कोई सरकारी महकमा, कोई सरकारी ऑफिसर ऐसे भी करेगा कि वाइट के पेपर के ऊपर भी अप्रेजमेंट होती है। फिर मैंने अपने दोस्तों के ज़रिए कस्टम से अप्रेजमेंट शीट मंगवाई हैं, जो कि वो मुझे डीजी नैब ने कहा था कि हमें सैंपल चाहिए, तो वो मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा कि अप्रेजमेंट का बाकायदा एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रिंटेड शीट होती है। उसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि एक चीज़ है, चाहे गिफ्ट है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट कितने हैं। मिसाल के तौर पर उसमें वुड भी हो सकती है, उसमें मेटल में कॉपर भी हो सकता है, उसमें जस्त भी हो सकता है, उसमें गोल्ड और सिल्वर भी होगा, शीशा भी होगा। तो अलग अलग उनकी मिकदार जो है मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट का उनका साइंटिफिक तरीका होता है। उसके बाद वो अलग अलग चीज़ की प्राइस एवेल्युएशन करते हैं, प्राइस अप्रेजिंग कहते हैं उसको। तो वो इस तरीके से एक पूरी अप्रेजमेंट होती है और स्टैंप के साथ बाकायदा एक लेटर भेजा जाता है तोशाखाना की तरफ से कि हमें अप्रेजर भेजा जाए। अप्रेजर आकर अप्रेजमेंट करता है और अपनी स्टैंप लगाकर एक बाकायदा शीट होती है वो देते हैं। लेकिन इसमें यह भी 2 नंबरी सामने आई है कि जाली अप्रेजमेंट फाइल के अंदर रखी गई है। अब मैं आता हूं आपके कैसे वजीर आज़म थे राणा प्रताप साहब, सारे काम जाली किए हुए थे, या अप्रेजल वगैरह सब जाली है सब। अच्छा, अब आप बताएं इसका कि ये तो जाली था, अप्रेजल जो शीट थी, इसके साथ साथ जाली तहफ़ भी जमा करा दी तोशाखाना में। हाँ, जाली तहफ़ के मामले में यूं है सेफान साहब के, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसकी निशानदही की थी, थोड़ी सी ज़्यादा तफसील से बात नहीं हुई थी, कि जो तोहफे अंदरूने मुल्क मिलते हैं वो रूल्स के मुताबिक रेसिपिएंट उनको अपने पास नहीं ले जा सकता है, मतलब उनको रिटेन नहीं कर सकता है, कानूनी ज़बान में कहेंगे। अब मसला ये था कि रूल कोई मौजूद नहीं थे कि वो तोहफे घर कैसे लेकर जाएं, इसलिए ये किया गया कि एक सोने का लोटे के हवाले से बात है, एक सोने की कलाशनकोफ है। इसके अलावा इमरान खान जहां जहां पर भी जाते थे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची गए हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, वो पेशावर जाते हैं या कि ट्राइबल एरिया में जाते थे, लोग वज़ीर आज़म को तोहफे पेश करते हैं। उन तहफ़ का कोई रूल नहीं है कि किस तरह रिटेन किए जाएं, लिहाजा उसका इन्होंने ये तोड़ निकाला था कि मार्केट से कापी बनवाई जाए, कापी तोशाखाना में रखवा दी जाए और असल जो गोल्ड का है या दूसरी किसी कीमती धात से बना हुआ है वो घर ले जाते थे और बेच देते थे। उनके हवाले से यह तरीकाकार सामने आया है। और आप जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में मीडिया के दोस्त जरा सब्र कर लें, क्योंकि मैं जो जानता हूं कि नैब के अंदर हर चीज की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। आपको मैं ये बताऊं कि 4 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले नैब ने तोशाखाना में छापा मारा, रेड किया और तमाम तर तोशाखाने का रिकॉर्ड वो कॉन्फिस्केट कर लिया है, उन्होंने नैब में लेकर आए हैं। उसका अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ऑफिशियली फराहम किया गया था रिकॉर्ड और जो अब कॉन्फिस्केट किया गया है, इसमें फ़र्क क्या है। दूसरा ये है कि जो तहफ़ मौजूद हैं उनके हवाले से भी नैब ने उनको वहाँ पर जो रखे हुए थे उनको भी चेक किया, उनकी ऑथेंटिसिटी। अब उनकी वेरिफिकेशन भी, उनकी एग्जामिनेशन की तरफ नैब जाएगा। ये सर मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और बताएं नैब के हवाले से कौन कौन आ रहा है गिरफ्त में, क्योंकि इमरान खान साहब तो है ही डायरेक्टली इसमें हिट हो रहे हैं, इसमें और कौन कौन उनके अहले खाना या और साथ में पीटीआई के कुछ और सरकर्दा जो राइट लेफ्ट नजर आते हैं इमरान खान साहब के, ये भी कोई हम नवा जैसे कहते हैं जो कव्वाल के साथ होते हैं, ये भी कोई है राइट लेफ्ट नजर आने वाले जो फंस सकते हैं इस केस में?
सैफान भाई, मैं आपको बताऊं कि 10 से 12 लोग हैं जो गिरफ्त में आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट है मेरी, कि मुझसे नाम ना पूछें, क्योंकि आज हम नाम एक्सपोज कर देंगे तो कल वो अपना किसी ना किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो सकते हैं और नैब की इन्वेस्टिगेशन मुतासर हो सकती है। इसलिए जो कमिंग एक्शन है, हालांकि मुझे पहले से पता था कि नैब जाकर तोशाखाना का रिकॉर्ड कन्फिस्केट करेगी, लेकिन मैंने खबर ब्रेक नहीं की थी। ये एक चीज़ होती है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारा इस मुल्क के साथ जीना मरना है। इन इदारों की कामयाबी हमारी कामयाबी है। हम सिर्फ खबर के चक्कर में उन इदारों के आने वाले जो एक्शन है, कमिंग एक्शन है, उनको हम मुतासर ना कर लें, उनका रिजल्ट मुतासर ना हो जाए और तफ्तीश की चोरी है ये राणा ब्रार साहब, किसी और डायरेक्शन में चली जाए। उस दिन 1 अरब रुपए का है ये मामला, 1 अरब रुपए की चोरी है तकरीबन। तो ये 1 अरब की है या बात से ज्यादा बढ़ चुकी है 1 अरब से? बात जो आपने मौजूद छेड़ा है ना आज, उस के नतीजे में ये 1 अरब से ये सेपरेट चीज़ है। जो अंदरून मुल्क गिफ्ट है ना, डोमेस्टिक गिफ्ट, वो गलबन इससे मामले को ऊपर लेकर जाएंगे। वो भी एक बड़ी रीज़नेबल उनकी तादाद है। इसमें यूँ है कि कबैली एरियाज से इमरान खान को कोई निस्फ दर्जन के करीब बंदूकें भी, वो पुरानी बंदूकें एंटीक्स जो डिक्लेयर होती हैं, वो बंदूकें भी इनको तोहफे में मिली थी, लेकिन वो कहां हैं? वो तो तोशाखाना में आई नहीं है, उनका कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा ईरानी कारपेट्स, बड़े कीमती एंटीक्स टाइप गालीचे, ये वाली चीज़ें, इनका तो कोई इंदराज नहीं है ना। ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सारा मामला एकदम इन्वेस्टिगेट होगा और चीज़ें कॉन्फिस्केट होंगी, तो ये मामला जो डोमेस्टिक गिफ्ट्स हैं, ये एक अलग से बड़ी अमाउंट बनेगी। मैंने तो 1 अरब रुपए कहा था। जो बैरून मुल्क के दौरों से गिफ्ट मिले थे, उनकी मैंने मालियत का असेस किया है कि तकरीबन 1 अरब के राउंड अबाउट वो स्कैंडल है। और अब जो आधा अरब रुपए का तो ये हो जाएगा जो डोमेस्टिक गिफ्ट गबन हुए हैं। बहुत शुक्रिया राणा ब्रार साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू सुनी। तहलका खेज, सनसनीखेज इंकशाफात जारी रहे। राणा ब्रार साहब की गुफ्तगू सुनी, मोहसिन बेग साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये मामला है इमरान खान साहब के लिए और इमरान खान साहब के साथियों के लिए बड़ा केस बनने जा रहा है। आखिरकार सियासत में क्या चाल अगली होगी, क्या नवाज शरीफ साहब फैसला करने वाले हैं और क्या मंजरनामे में कुछ तब्दीली होने वाली है? इमरान खान साहब क्या रेलेवेंट रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? और तोशाखाना में नई तहकीकात और स्कैंडल क्या सामने आया है? ये सब कुछ आपके सामने आज के प्रोग्राम में रखा है। अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।